मैं यहाँ पे गांव में क्यों घूमता रहता हूं? मेरे को कोई जरूरत नहीं है घूमने की। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। ये जो 16 चीजें 15 चीजें बताई ना, सब है मेरे पास। मेरे पास इन चीज की किसी की कमी नहीं है। मैंने जीवन में जो चाहा वो प्राप्त कर लिया। अब मेरे सामने एक यक्ष प्रश्न आ गया, अब क्या करूं? ठीक है ना। शुरुआत यहां से करता हूं। यहाँ पड़ोस में ही गांव है, यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है, बदाल गांव है। वहां का मैं रहने वाला हूं। ठीक है ना। 1970 में मेरा जन्म हुआ। स्कूल की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में, बदाल स्कूल में हुई। तीसरी क्लास में मैं फेल हो गया था, कमजोर था पढ़ने में। ठीक है ना। तीसरी क्लास में फेल हो गया तो सरकार ने उस टाइम पे कानून बनाया कि 5वीं क्लास तक किसी को फेल नहीं करना है। तो ये बंदा पास हो गया। ठीक है। आजकल ये कर रखा है कि 10वीं तक किसी को फेल नहीं करोगे, जहां तक मुझे ध्यान है 8वीं तक या 10वीं तक। ये बहुत बड़ा गलत काम है, लेकिन हो रहा है क्योंकि सरकार चाहती है, सरकार का नहीं कि जनता चाहती है। उसके बाद में मैं तीसरी क्लास में जब ये स्थिति हुई, पहले आप जैसे कपड़े, ड्रेस, चप्पल, जूते ये नहीं मिलते थे। बहुत अभाव था संसाधनों का, और ऐसे संसाधनों का अभाव था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खाने के लिए भी पर्याप्त और संतुलित आहार नहीं मिलता था। दोनों चीजें बता रहा हूं आपको, पर्याप्त और संतुलित। आज आपको खाने की कोई कमी नहीं है, जहां तक मैं सोचता हूं। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको खाने को पर्याप्त नहीं मिलता हो? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको घर पे दूध नहीं मिलता हो? है क्या कोई स्टूडेंट? सबको मिलता है। हम तरसते थे उसके लिए, हम तरसते थे कि दूध मिल जाए। और गीतो, दैट वाज ए फार क्राई, दूर की बात थी। जब दूध नहीं मिलेगा तो घी कहां से मिलेगा? ठीक है ना। घर पे एक भैंस या एक गाय होती थी जो साल में 8 या 7 महीने दूध देती थी, रेस्ट 4 महीने तो फक्कड़नाथ रहते थे। अब ऐसे परिवार जिसमें 6 भाई बहन हो, माता पिता हो, और उस वक्त बिजली नाम की चीज, सिंचाई नाम की चीज चरस से होती थी। चरस जानते हो? बैल और ऊंट से चरस से पानी निकालते थे, तो 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा में खेती होती थी। ठीक है। तो आमदनी के स्रोत निम्नतम स्तर के थे। मैं आपको वो विकट परिस्थिति बता रहा हूं जिसका आप हो सकता है विजुअलाइज कर सको कि किन परिस्थितियों में हमने पढ़ाई करी है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद हमें चप्पल जूते तो थे ही नहीं। देखो मैं बताऊं, 10वीं क्लास तक तो नंगे पांव जाते थे, और रोजाना 6 किलोमीटर कम से कम चलते थे, क्योंकि गांव से ढाणी 3 किलोमीटर है वन साइड, तो 6 किलोमीटर आने जाने में हो गए। यानी स्कूल में पढ़ना है तो 6 किलोमीटर रोजाना चलना है, नंगे पांव चलना है। उसमें पत्थर भी आएंगे। आजकल तो रास्ते फिर भी साफ हो गए, पहले कांटे बहुत होते थे रास्तों में, बहुत चुभते थे, खून आता था, पेन होता था। किसको कहें? कौन सुनेगा? सुन के क्या कर लेंगे? ये हमारे सामने समस्याएं थी। कपड़े, सर्दियों में आज तो आपके पास स्वेटर, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, इनर, मतलब घर वाले आपको देने में कसर नहीं छोड़ते। हम पढ़ाई में कसर नहीं छोड़ेंगे, यह आपको करना है, क्योंकि घर वाले आपके ऊपर बहुत आशाएं लगाए बैठे हैं। तो आपको वो परिस्थितियां नहीं मिल रही है, वो विकट और विषम परिस्थिति नहीं मिल रही जो हमने देखी है। 8वीं क्लास में मैं पहली बार फर्स्ट डिवीजन आया और टॉपर रहा मेरी क्लास का। ठीक है। बशर्ते कि ये सारी समस्याएं थी, और स्कूल से आने के बाद में ये फैक्ट है। घर पे कहते थे कि जाओ बकरियां चरा के लाओ, जाओ पशु चरा के लाओ। ये आम बात थी। पहले खेती के साथ में पशु रखते थे, पशुओं को चराने का काम हर परिवार में होता था। हम पशु चराते थे शाम को, और छुट्टी के दिन पूरे दिन चराना होता था, क्योंकि पेरेंट्स अगर पशु चराएंगे तो फिर खाएंगे क्या हम? समझ रहे हो? और वो इसलिए होते थे पशु की उनसे में आमदनी होती थी, दूध दही मिल जाता था और उनसे कुछ आमदनी हो जाती थी। ठीक है ना। इन परिस्थितियों में हम पढ़े। 10वीं क्लास तक बदाल में 10वीं क्लास थी, और उस टाइम पे
नाइन्थ क्लास में सेलेक्ट करते थे सब्जेक्ट कि क्या पढ़ना है। अब आपके पास तो आज की तारीख में कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो आप, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस में भी जो चाहे ले सकते हो। रेनवाल में नहीं मिलेगा तो जोबनेर में मिल जाएगा, जोबनेर में नहीं मिलेगा जयपुर में मिल जाएगा। लेकिन हमारे टाइम पे सुविधाएं नहीं थी। मेरे टाइम पे मुझे पता है कि मैंने मैथमेटिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं सुना था, बायोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं सुना था। साइंस में सिर्फ एक एग्रीकल्चर नाम का सब्जेक्ट सुना था, सिर्फ एग्रीकल्चर साइंस के नाम पर, जो वास्तव में कोई साइंस नहीं है। फैक्ट ये है एग्रीकल्चर कोई साइंस नहीं है, लेकिन इसको बना रखा है। वो अलग बात है कि जो जिसके पास पावर होता है उसको साइंस बना देता है। अमेरिका में फिजिक्स को ही साइंस नहीं मानते, वहां बीए की डिग्री मिलती है जो फिजिक्स से ग्रेजुएट होता है। तो सबका अपना अपना कल्चर है। नाइन्थ क्लास में हमारे बधाल स्कूल में 3 सब्जेक्ट थे, कॉमर्स, आर्ट्स और एग्रीकल्चर। साइंस का मतलब एग्रीकल्चर, नो मैथ्स नो बायोलॉजी। और एग्रीकल्चर उस वक्त सबसे बढ़िया मानते थे, लेकिन मेरे दिमाग में आई कि अपन तो आर्ट्स ले लेते हैं। जैसे आजकल भी बच्चे सोचते हैं सबसे सिंपल क्या है, आर्ट्स ले लो, ना कॉलेज जाना ना स्कूल जाना, घर बैठे काम चल जाएगा। आर्ट्स ले ली, आर्ट्स में पढ़ाने लगे साहब, वो बाबर ने किया था, अकबर ने किया था, वो महानतार ये कर गया, वो कर गया। प्रश्न किया कि ये काम क्या आएंगी ये चीजें? तो साहब इतिहास से आदमी को सीखना पड़ता है, इतिहास में जो गलतियां करी वो आप नहीं करो। तो मैंने कहा जिन्होंने पढ़ लिया वो नहीं कर रहे क्या? भाई जो पढ़ लिया उन्होंने नहीं कर रहे क्या? वो भी तो कर रहे हैं, तो फिर अपन भी करेंगे, तो किस लिए पढ़े इसको? तो 15 दिन बाद में सोचा यार ये तो ठीक नहीं है। किसी ने कहा कॉमर्स ले ले, वो अच्छी चीज है, कॉमर्स ले लिया। कॉमर्स में वो बही खाता में पता नहीं क्रेडिट एसेट ले लो और दे लो, और उनमें पता नहीं क्या क्या चीजें थी, मतलब समझ में नहीं आई मेरे। तो मैंने कहा यार तो समझ में नहीं आ रहा। आर्ट्स में वो समस्या, कॉमर्स में ये समस्या, अब करें क्या? महीने के बाद में किसी ने कहा एग्रीकल्चर ले लो। मैंने कहा यार एग्रीकल्चर ले लेते हैं, अपने ठीक रहेगा। मैंने कहा एग्रीकल्चर में वही फसलें हैं, फसलें अपने घर पे होती हैं, पास हो जाएंगे लिख लिखा के। अब एग्रीकल्चर में हमारे जगदीश जी यादव थे क्लास टीचर, वो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं लूंगा इसको। क्यों नहीं लेंगे? कारण सुनना आप। मैं मेरे पिताजी को लेके गांव में आ रहा डाणी से, राम कुमार जी हमारे टीचर थे, मीणा टीचर, उनके घर के पास में आए तो जगदीश जी इस गांव से जा रहे खेत पे, उनके कोई रिलेटिव क्या रहते थे, तो वो खेत पे जा रहे, रास्ते में मिल गए। तो मैंने पिताजी को कहा यही है वो जो एडमिशन देंगे। तो उनका जवाब था कि मैं इसको एग्रीकल्चर में एडमिशन कहां से दूंगा, इसे बैग तो नहीं समेगा, ये इतना कमजोर है कि बैग ही नहीं उठा सकता, ये क्या पढ़ेगा? मैंने सोचा यार बैग नहीं उठा सकते तो पढ़ नहीं सकते, बैग से क्या लेना देना, पढ़ाई तो दिमाग से होती है। तो उन्होंने मना कर दिया, हम निराश हो गए। पहले देखो टीचर का बहुत सम्मान होता था, आज भी होता है, लेकिन पहले भी ज्यादा होता था। टीचर को भगवान ही मानते थे, वास्तव में डरते भी होते उनसे। तो मैंने सिफारिश लगवाने के लिए, हमारे पड़ोस के एक दूसरे टीचर थे, वो हमारे घर पे आते जाते थे। मैंने कहा साहब आप जगदीश जी के साथ टीचर हो, आप सिफारिश कर दो ताकि एग्रीकल्चर मिल जाए। उन्होंने जगदीश जी को सिफारिश करी तो जगदीश जी बड़े मुश्किल से राजी हुए कि हाँ ठीक है। उन्होंने टीचर ने कहा साहब ये बैग नहीं उठा पाएगा तो मैं लाके दूंगा, लेकिन ये इसको आप एग्रीकल्चर दे दो। ऐसे मेरे को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मिला बड़ी मशक्कत के बाद में, ठीक है ना। और उस एग्रीकल्चर को पढ़ करके 10वीं पास करी बदाल से। बदाल में अकेला स्टूडेंट था, अकेला, जो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था। 10th क्लास में मैं फर्स्ट डिवीजन अकेला आया, 69% बनी, यानी कि 60-69 के बीच में कोई भी विद्यार्थी नहीं था। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है क्या जो इतना डिफरेंस करता हो फर्स्ट और सेकंड टॉपर के बीच में? करना चाहिए आपको, आपको पढ़ना चाहिए। मेरे पास भी संसाधन नहीं थे, संसाधन बहुत लोगों के पास नहीं होते। 10वीं के बाद में 11वीं क्लास में रिंग से ले गए पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर हस्तेड़ा और रिंग से निकटतम स्कूल थे, और घर वालों के पास इतना सामान नहीं था कि वो कहीं बाहर कमरा लेकर के रखवा दे। तो मैंने बुआ जी के यहाँ रहना स्वीकार कर लिया, मेरी बुआ जी है वहां पे, ठीक है। उनकी भी स्थिति हमारे जैसी थी। पहले अधिकतर लोग गरीब ही होते थे, धनाढ़ लोग तो पटेल होते थे, जो हर गांव में 2-4 होते थे, उससे ज्यादा कोई धनाढ़ होता नहीं था। वही वो क्या नाम, महाजनी का काम करते थे, पैसे उधार देते थे, 1 के 5 रुपए वापस लेते थे, 10 भी ले लेते थे। मजबूरी होती थी लोगों की, बेचारों की। और कई लोग तो बंधुआ मजदूर का काम करते, पूरा जीवन ही उनके दास्ता के रूप में गुजार देते थे।
ये परिस्थिति आती है जब मैं बचपन में था तब। सही बता रहा हूं आपको मैं, व्यक्ति पूरा जीवन दास के रूप में निकाल देता था। तो बुआ जी के यहां पढ़ता था, वहां स्थिति और भी विकट मिली मुझे। पैदल आते तो थे, दूरी तो 3.5 किलोमीटर एक साइड की, यानी कि 7 किलोमीटर की रोजाना चलने की थी। समस्या यह थी कि पहले स्कूलों में जगह नहीं होती, जैसे यहाँ कॉलेज स्कूल के लिए जगह नहीं है ना अभी, तो 2 शिफ्ट में स्कूल चलती थी। तो सुबह में जल्दी जाना होता था, सर्दियों में भी 7:30 बजे स्कूल पहुंचना होता था। अब आप सोचो, सर्दी में जनवरी और दिसंबर के महीने में किसी को स्कूल में 7:30 बजे पहुंचना हो तो घर पे कितने बजे उठना पड़ेगा उसको, और फिर पैदल चल के जाएगा। और टिब्बे हैं सारे रास्ते में, अब तो अगर टिब्बे खत्म हो गए सारे, तुमने टिब्बे देखे ही नहीं होंगे, हम तो टिब्बों में जाते थे। मतलब खेत कुएं तो बहुत कम होते थे पहले, खाली जमीनें बहुत पड़ी रहती थी, मिट्टी मिट्टी होती, उस मिट्टी में चप्पल पहन के जाते थे। वो चप्पल मिट्टी में धंस जाती थी तो मिट्टी सीधे पैरों के संपर्क में आती थी, और इतनी कड़ाके की सर्दी में वो पैरों की हालत होती थी, मतलब पढ़ाई तो याद ही नहीं रहती थी। वो दर्द होता था ना, वो याद रहता था, इतना दुख होता था। सोचते थे साले इन परिस्थिति से बाहर निकलना है, कैसे भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े। लेकिन ये जो समस्याएं है ना, कम से कम ये बेसिक नीड से तो बाहर आए। आज हमें मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे, रोटी कपड़ा मकान ही नहीं मिल पा रहा, और जिए जा रहे पशु की तरह। वो जो पीड़ा होती थी वो हमें हर टाइम पे मुझे ये टॉर्चर करती थी कि तेरे को इस दुनिया से, ये जो दुनिया है ना गरीबी वाली, इससे बाहर निकलना है कैसे भी। और घर वालों को मैं कह कह के थक लिया कि मुझे जूते दिला दो, मेरे पैर ठंड में बहुत पेन करते हैं, बहुत दर्द करते हैं। घर वालों के पास पैसे नहीं थे। मेरे पड़ोस के एक व्यक्ति को, मेरे भाई साहब ने एक पड़ोस के व्यक्ति को कहा कि यार आप उधारे पैसे दे दो ताकि इसको जूते दिलवा दें। कि ठीक है, कल जब रिंगस जाए तब ले जाए मेरे से। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं घर से चला, रास्ते में उनका खेत था, वो खेत पे हल चला रहे थे, हल जोत रहे थे ऊंट से। मैंने उसको कहा कि आपने कल कहा था पैसे दे दो मैं जूते खरीद दूंगा, कि पैसे तो नहीं है मेरे पास। मैंने कहा आपने कल हाँ क्यों भरी फिर? तो मैंने सोच रहा था कि मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिले। मुझे उस आदमी ने पैसे नहीं दिए। ये ऐसी याददाश्त और ऐसी मेमोरी है जो आदमी के जीवन भर नहीं मिटती है। तब नहीं मिटती है जब आपके जीवन के दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट बैठ जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको बहुत दुख देती हैं। तो जब ये चीजें दुख देती थी तो मन में एक रिएक्शन होती थी कि इन चीजों से बाहर निकलना है, कम से कम ये जीवन तो हमेशा नहीं जीना। पढ़ाई करी और वहां जाकर के 69 से 76% पे आ गए। 11वीं क्लास पास कर ली। वहां सब लोगों में आमराय थी कि एग्रीकल्चर की कॉलेज जॉबनेर सबसे बढ़िया है, वहां जाके एडमिशन लेना है। लकी थे, मेरिट में 5वां 6ठा नंबर ही था, इसलिए आराम से एडमिशन हो गया। पहले टेस्ट नहीं लगता था, परसेंटेज से एडमिशन हो जाता था। और वहां गए तो अब वहां पे 11वीं क्लास तक तो हिंदी मीडियम था पूरा, ठीक है। अंग्रेजी के व्याकरण के जो अल्फाबेट होते हैं वो भी 6ठी क्लास में पहली बार पढ़े थे, और अंग्रेजी एक विषय होता था, बाकी सब हिंदी में पढ़ते थे। कॉलेज में जाते ही फर्स्ट ईयर से ही सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में, हिंदी सब्जेक्ट हटा दिया और अंग्रेजी के सारे सब्जेक्ट। अब आपको ये कहा जाए फर्स्ट 12th के बाद में कि कॉलेज में सारे के सारे सब्जेक्ट अंग्रेजी में पढ़ने होंगे, आपकी क्या हालत होगी बताओ? कर लोगे क्या? हमें करना पड़ा था, करना पड़ा था। और वो करने के लिए हमें डिक्शनरी तो इस हाथ पे रहती थी, पढ़ने वाली किताब यहां होती थी। हर लाइन में 2-3 शब्द ऐसे होते थे जो डिक्शनरी में देखने पड़ते थे। सोचो आप कितनी मुश्किल पढ़ाई रही होगी। करनी पड़ती थी लेकिन, क्योंकि वो दिन दिख रहे थे। और उस कॉलेज में जो फीस थी, हालांकि बहुत कम थी, लेकिन कॉलेज में तो फीस तो लगती थी, हॉस्टल की फीस लगती थी। घर वालों के पास पैसे नहीं थे। एक स्कॉलरशिप मिलती थी, उसमें 200-400 रुपए मिलते थे महीने के, उससे कुछ होता नहीं था। तो घर वालों ने 10 बीघा जमीन थी घर पे, वो बेच दी, ठीक है ना। पिताजी ने घर वालों को किसी को नहीं पूछा और जमीन बेच दी, ठीक है ना। तो हमारे 35 बीघा जमीन थी, 25 बीघा जमीन बची, 10 बीघा बेच दी। पढ़ते रहे। अब पढ़ाई में
गांव का स्टूडेंट कॉलेज में जा रहा, हॉस्टल लाइफ एकदम बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसमें एडजस्ट करे, पढ़ना भी है, वो भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना है। खूब मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया, सिवाय पढ़ाई के कुछ नहीं दिखता था। सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, जीवन में कुछ न कुछ करना है, बस एक ही लक्ष्य था, इस गरीबी नाम की चीज को खत्म करना है, बस ये नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध है इस दुनिया में। अगर आप गरीब हैं, अगर आप गरीब हैं, बिल गेट्स ने कहा कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब मरना बुरी बात है। मैंने 11वीं क्लास पास कर ली, कॉलेज में आ गया, कॉलेज में जमीन बेच करके घर वाले पढ़ाने लग गए। फर्स्ट ईयर में खूब मेहनत करी, मुझे अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी बार रोया होऊंगा उस कॉलेज में। मेरी समस्याएं ऐसी थी कि मेरे पास रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और रो करके जब रुकता था तब एक नया जोश लेकर उठता था कि मुझे इन परिस्थिति से बाहर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बड़ा आदमी बनना ही है, बड़ी नौकरी लेनी ही है। ये चीज मेरे दिमाग से कभी नहीं निकली। फर्स्ट ईयर में मेरी सेकंड मेरिट आई यूनिवर्सिटी में, तो मेरे सारे पीछे पड़ गए बच्चे जो स्टूडेंट थे, तो तेरी कैसे आ सकती है? मैंने क्यों नहीं आ सकती, पढ़ता हूं यार, रात रात काली करता हूं, रोता रहता हूं, मुझे याद आती है घर की परिस्थितियां। तुम लोग सब घी के साथ रोटी खाते हो और मैं सूखी रोटी खाता हूं रोजाना, यार अंतर देखो ना कितना है, मुझे भी तो घी खाना है आगे। वहां जो पैसे वाले लोग थे उनको तो घर वाले घी देते थे खाने के लिए, मैस में सब लोग साथ में खाना खाते थे, और जिनके घर पे घी नहीं होता था वो सूखी रोटी खाते थे। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? इसीलिए मैं कमजोर रह गया शरीर से, खाने को नहीं मिलता था, वास्तविकताएं हैं, संतुलित आहार नहीं मिलता था, पौष्टिक आहार नहीं मिलता था, दूध नहीं मिलता था, घी नहीं मिलता था, डेवलप कहां से होंगे? आपके भी कई लोगों की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये समस्याएं आपको रोकनी नहीं चाहिए आपके लक्ष्य की प्राप्ति में। आपको लक्ष्य करना है, तय करना है, उस लक्ष्य को बना लो। सेकेंड ईयर में पढ़ाई करी, फर्स्ट मेरिट, थर्ड ईयर में फर्स्ट मेरिट, फोर्थ ईयर में फर्स्ट मेरिट, राजस्थान टॉपर, गोल्ड मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, बामासा अवार्ड मिला, पूरे राजस्थान में टॉपर था मैं 1991 में। लेकिन मेरी क्लास में शायद मैं सबसे निर्धनतम आर्थिक दृष्टि से स्टूडेंट था। आर्थिक दृष्टि से मेरी क्लास में, कॉलेज में मैं सबसे गरीब परिवार में से एक था, लेकिन पढ़ाई में टॉप पे था। मेरी की जो परिस्थितियां थी ना, उन परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बनाया कि मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं था, और कोई विकल्प नहीं था, वापस घर नहीं जा सकता था। आप जा सकते हो, आपके पास संसाधन होंगे, आपके परिवार वाले अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरा काम करवा सकते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे पढ़ना था। अभी मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए करीब 15 दिन पहले, 20 दिन पहले। वो व्यक्ति मजदूरी करके मेरे को, दिल्ली जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे को पैसे भेजते थे। कैन यू इमेजिन? मजदूरी किस चीज की करते थे? 2 क्विंटल की गांठ होती थी कपास की, उसको उठा के डालने के पैसे मिलते थे उनको। उन्होंने करीब 10 साल तक वहां पे मजदूरी करी, जमीन बेची, मजदूरी से ब्रदर ने पढ़ाया। फिर तो मैंने उन चीजों को भूला नहीं, मैंने उस पैसे को वेस्ट नहीं जाने दिया। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मैं कम से कम एसडीएम बनूंगा, इससे कम नीचे समझौता नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यह मैंने ठान लिया था जोबनेर कॉलेज से ही। फिर ये पता लगाना शुरू किया कि ये बनता कैसे, आई कैसे दिमाग में। थर्ड ईयर में था तब हमारे कॉलेज में चुनाव हो रहे थे, तो प्रेसिडेंट के चुनाव थे, तो हमने वो चुनाव को विशिएट कर दिया, पेटियां वेटियां तोड़ दी, दंगा हो गया, मतलब कॉलेज में वो चुनाव खत्म हो गया। तो उस टाइम पे एसडीएम आए थे हमारे कॉलेज में, सांबर एसडीएम बैठते थे, आजकल तो आपके रैनवाल में बैठने लग गए। सांबर में जगरूप सिंह जी यादव एसडीएम थे, तो उनकी कार थी एम्बेसडर, लाल बत्ती लगी हुई, और वो आए सायरन बजाते हो, तो बड़ा लगा यार ये कौन है? तो साहब ये एसडीएम है। मैंने कहा ये क्या होता है? तो इसके पास बहुत पावर होते हैं, ये व्यक्ति को जेल कर सकता है, जेल से छोड़ सकता है, ये किसी के साथ किसी को अरेस्ट करा सकता है। मैंने कहा तो तोप है इसका मतलब, ये तो बहुत बड़ी चीज है, बनते कैसे हैं? कहा आरएस बनते हैं। मैंने कहा अपने को तो यही बनना है भाई, अब तो यही बनना है। थर्ड ईयर में तय कर लिया, यानी कि 1990 में यह तय किया कि आरएस बनना है, कम से कम, ज्यादा की कोई
परवाह नहीं, कम तो ये है ही, इसी नहीं जाना। और ग्रेजुएट होते ही 1991 में पहले एग्जाम लिखी आरएस की, सिर्फ इसलिए कि पेपर कैसे आते हैं चेक कर लेते हैं, क्योंकि कोई ज्ञान देने वाला था ही नहीं, सेल्फ मेड थे, खुद को पढ़ाई करनी थी, प्रीलिम्स पास हो गए। उस वक्त ये नियम था कि जिसके प्रीलिम्स में 33% आ जाएंगे वो पास हो जाएगा प्रीलिम्स में, चाहे कितने ही बच्चे हों, सबको कर देते थे। जैसे स्कूल कॉलेजेस में क्राइटेरिया, प्रीलिम्स में पास हो गए, मेंस देने गए तो एमएससी के पेपर और मेंस के पेपर कोइंसाइड कर गए, तो उधर की आरएस वाली एग्जाम ऐसे ही चली गई। 4 ही चांस मिलते थे उस टाइम पे, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 4 चांस मिलते थे, कभी भी दे लो। उम्र भी फिक्स थी, 35 साल के बाद में नहीं दे सकते आप। अब तो बहुत कुछ रिलैक्सेशन कर दिया, पहले बहुत रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। अब इधर कॉलेज में एकेडमिक एग्जाम और पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए महत्वपूर्ण थी कि कहीं मान लो कंपटीशन में रह जाए, राज नहीं बने, तो इधर तो जुगाड़ रखें। तो कॉलेज में ये ध्यान रखा है भाई, कॉलेज में तो टॉप करना है क्लास को, उसके बाद में दूसरे काम करने हैं। तो कॉलेज में ग्रेजुएशन के बाद में वहीं पे एमएससी में एडमिशन ले लिया जोबनेर में, और एमएससी में पढ़ाई के ऊपर फुल फोकस किया। उसी के साथ साथ दूसरी बार आरएस एग्जाम लिखा, इस कॉन्फिडेंस में थे कि पहली बार ही प्रीलिम्स आराम से हो गया था, अब की बार ही हो जाएगा, दूसरी बार प्रीलिम्स में फेल हो गई। सोचो आप क्या हालत होगी, आरएस नहीं बन पाए, तो एमएससी करते रहे, एमएससी भी हो गई। 3-3 साल लगते हैं एक आरएस की एग्जाम, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक। राजस्थान का इतिहास है, करीब 3 साल में एक साइकिल पूरा होता है। तो एमएससी कंप्लीट हो गई। एमएससी कंप्लीट होकर के किसी ने कहा कि आईआरआई दिल्ली में एडमिशन लो आप, वहां बहुत अच्छी संस्थान है, वो एग्रीकल्चर की नंबर 1 है भारत में। तो मैंने कहा ठीक है, वहां कर लेते हैं, तैयारी करी, तकदीर से वहां हो गया एडमिशन। दिल्ली चले गए, दिल्ली गए तो वहां पे भी दिमाग में ये रही कि पढ़ाई के अंदर अपने एकेडमिक्स में अपने को किसी से पीछे नहीं रहना। एमएससी में भी गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर राजस्थान का। उसके बाद में पीएचडी में गए तो वहां पे भी पढ़ाई में टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर, पीएचडी। उस पीएचडी के दौरान आरएस के तीसरे अटेम्प्ट लिखा, उसमें ईश्वर की कृपा से एग्जाम हुई, मेंस पास हो गया। इंटरव्यू में मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हुआ, लेकिन मैं तहसीलदार सेवा में सेलेक्ट हो गया। इसी दौरान पीएचडी तक के दौरान मेरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन हुआ, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ, फिर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में सिलेक्शन हुआ, और फिर तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ। इस तरह मेरे पास नौकरी हर टाइम पे रही। मतलब 1991 से लेके 1999 में आरएस में आया, तब तक हर वक्त मेरे पास नौकरी थी कोई ना कोई। तो मेरे पास एक सेफ ये साइड थी कि भाई अपन और आरएस नहीं बनेंगे तो ये नौकरी तो है। आप लोगों को पास भी ये प्लान होने चाहिए, प्लान ए और प्लान बी, कि भाई प्लान ए तो ये है, लेकिन अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो बी तो 100% रहे हमारे पास। ये जीवन का ध्येय रखना, कहीं एक ही चीज पे सारे संसाधन मत लगा देना, अन्यथा लास्ट में कई बार ऐसा होता है वो चीज आपके मान लो नसीब में नहीं हो और आप नसीब नहीं बना पाए वैसा, तो आप परेशान हो जाओगे। तो मेरा तहसीलदार सेवा में सिलेक्शन हो गया। उस वक्त मैं साइंटिस्ट का जॉब ज्वाइन कर चुका था और मेरी पोस्टिंग हो गई थी। उसके बाद में तहसीलदार सेवा में मेरा लेटर आया कि भाई आपको इतनी तारीख को ट्रेनिंग के लिए आना, तो मैं साइंटिस्ट का जॉब छोड़ के तहसीलदार सेवा में आ गया। देखो मूर्खतापूर्ण काम, मेरे को 3 गुना तनख्वाह मिल रही थी वहां पर, तहसीलदार से 3 गुना तनख्वाह थी साइंटिस्ट की। उसको छोड़ करके क्या मैंने कहा राजस्थान के लोगों की सेवा करनी है अपने को, तो राजस्थान में चलेंगे। वो थी पूरे भारत की सेवा, विदेश की सेवा ना। मैंने कहा गांव के गरीब लोगों की सेवा करनी अपने को, उनका चलते। तो तहसीलदार में आ गए। तहसीलदार में आ गया तो तहसीलदार से भी प्रमोशन होकर के आरएस बनते हैं, एसडीएम बनते हैं। अब एक चांस और बचा मेरे पास, वो चांस दिया, प्रीलिम्स पास हो गई। मेंस के जस्ट पहले सीवियर जॉन्डिस हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आप जिंदा कैसे हो। इस स्थिति में मेरा बीमार हो गया, मेंस एग्जाम ही नहीं लिख पाया, चारों चांस खत्म। आरएस बनने का सपना सिर्फ ये रहा कि प्रमोशन से बढ़ेंगे तहसीलदार से। लेकिन नसीब को जब कुछ देना होता है, ईश्वर को कुछ देना होता है, उसके प्लान बड़े विचित्र होते हैं, अपने को पता नहीं होते, इसलिए वो अपने निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग बिल्कुल सटीक और सही होती है, वो बिल्कुल सही समय पे देता है जो देना होता है। चारों चांस खत्म हो गए, तहसीलदार की ट्रेनिंग करने लगे, अजमेर में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो पेपर में आया कि जिनके 4 चांस खत्म हो गए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के, उनको 5वां चांस दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम 3-3 साल में होती है, तो एज बार हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए उनको 5वां चांस दिया जाएगा। तो मेरा एक साथी, मेरे साथ ही तहसीलदार था भागीरथ, उसने आके कहा कि भातन जी एक चांस और मिल रहा है अपने को। मैंने कहा क्या करेगा चांस का, 4 में होना होता तो हो जाता, 4 चांस कम थोड़े होते हैं। मैंने कहा आरएस बनने के लिए अब तो प्रमोशन से ही बढ़ेंगे, आरएस तहसीलदारी करते हैं अपन तो। उसने कहा नहीं नहीं एक बार तोड़ देंगे। मैंने तेरी इच्छा तो दे ले भाई, मैं तो देता नहीं। उसने कहा कि ठीक है आप मेरे को फार्म पे साइन कर दो, मैं भर देता हूँ आपका फार्म। मैंने कहा साइन तो कर दूंगा। एक फोटो दे दी, साइन कर दिए, उसने फार्म भर दिया। मेरे को कोई परवाह ही नहीं, इच्छा ही नहीं कि अब दे नहीं आरएस की। इस चांस में प्रीलिम्स के लिए 7 दिन पढ़ाई करी। 8 जून की एग्जाम थी, 1 जून को उस टाइम पे टोंक में ट्रेनिंग चल रही थी, टोंक से आया 7 दिन। प्रीलिम्स पास होने के बाद में मात्र 21 दिन मेंस की तैयारी करी, क्योंकि इच्छा थी नहीं ना, एग्जाम देने की इच्छा नहीं थी। कि बनना होता तो बन लेते, भगवान बनाना नहीं चाहता। ये पता नहीं भगवान के प्लान ही इस बार बनाने का है, तो मेंस लिख दिया। मेंस में पहला पेपर बेटा जीके का 1 से लेकर 9 तक एक ही प्रश्न नहीं आए। निराश हो गए, कत्ते ही नहीं बन सकते। 9 प्रश्न बहुत होते हैं, लेकिन वो थे 2-2 नंबर के ही, यानी 18 नंबर का 100 में से कुछ नहीं आ रहा। तो हार मान ली कि यार नहीं होगा। दोपहर बाद में दूसरा जीके का पेपर था, उसमें एक प्रश्न 2 नंबर का छोड़ के सारे आ रहे, वो बहुत गजब के आ रहे, बहुत अच्छा पेपर लिखा। संतुष्टि होगी कि सुबह वाले में यहां भरपाई हो जाएगी। उसके बाद में सारे पेपर दिए, ईश्वर की कृपा से, दैवीय कृपा से सारे पेपर ऐसे आए कि उनमें मैंने इतना अच्छा लिखा, क्योंकि पहले की तैयारी थी, उसकी 21 दिन की तैयारी से नहीं बना हूं मैं। आप ये मत सोचना कि 21 दिन की तैयारी से बन गया, पहले की मेरी बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। उस तैयारी के आधार पे इतने गजब के पेपर हुए मेरे, और मेरे को यह तय हो गया कि मेंस तो क्लियर होगा 100%, सिलेक्शन बाद की बात है। मेंस की एग्जाम क्लियर होने के बाद हनुमान जी के हाथ जोड़े, इंटरव्यू बोर्ड में गए, इंटरव्यू दे के बाहर आए तो यह तय हो गया कि सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो नायब तहसीलदार की पोस्टिंग हो रखी थी उस टाइम पे जालरा पाटन झालावाड़ में, वहां चला गया मेरा, और किसी ने कोर्ट में केस कर दिया तो स्टे लग गया, तो रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट आया, मुझे ध्यान है 12 अगस्त 1999 को रिजल्ट आया था, तो मेरे तहसील के ड्राइवर ने आके रात को 11 बजे कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया, उठो। मैं सो गया था। मैंने कहा यार सही करा है क्या, आरएस में सिलेक्शन हो गया? कि साहब 4थी रैंक आई है आपकी, 4th रैंक आई है, सिलेक्शन हो गया। तो मैं तो भैया उसी टाइम पे मेरा सामान इकट्ठा किया, एक अटैची में डाला, रात को 1:30 बजे बस थी, बैठ करके जयपुर आ गया, वापस गया ही नहीं। मैंने कहा अब तो मेरी पीएचडी की थीसिस बाकी थी, दिल्ली चलेंगे, वो पीएचडी की थीसिस करके आएंगे। और 2000 मुझे डिग्री मिली पीएचडी की, और 99 में मैंने आरएस दिसंबर में ज्वाइन किया। इस तरह से आरएस बने। आरएस बन के भूत की तरह काम किया। भूत काम कैसे करते हैं पता आपको? उनको कोई भी काम दे दो, वो विश्राम नहीं लेते। खूब काम किया, तबीयत से काम किया, कभी काम चोरी नहीं करी। और शायद ही कोई ऐसा पद रहा होगा जिसपे मुझे बेस्ट वर्कर का अवार्ड नहीं मिला होगा। हर पद पे जहां भी रहा, हर पद पे। फिर एक मंत्री जी मेरे से नाराज हो गए, उनके यहां मैं एसडीएम लगा हुआ था। मैंने कुछ काम उनकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया, जो नियमानुसार तो सही थे लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार ठीक नहीं थे। तो उन्होंने कहा साहब इसको सस्पेंड करो, सस्पेंड नहीं तो एपीओ करो। फिर ले दे करके उसने मेरा एक ट्रांसफर ऐसी जगह कराया जो मतलब बिल्कुल यूं ही थी। तो मैंने कहा भाई मेरे को सीएम से मिला दो भाई एक बार, अगर इनको ढंग की पोस्ट नहीं देनी हो तो जयपुर में लगा दो, कहीं भी गली में बैठे रहेंगे हमारे क्या है। तो मुख्यमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री जी, ये वर्तमान वाले मुख्यमंत्री जी, पिछली बार थे ना, तब की बात है। मैंने कहा साहब मेरा आपने ट्रांसफर किया, मुझे पता नहीं क्या फीडबैक मिला, लेकिन वास्तविकताएं ये है। आधे घंटे तक, 45 मिनट तक उन्होंने मेरे को सुना, 45 मिनट का टाइम दिया। अभी मैं बता रहा था कि सीएम का टाइम कैसे खराब होता है। मैं 45 मिनट ले गया सीएम के। तो कैसे हुआ आपके साथ? मैंने कहा यही हुआ, किसी को पूछ लो, इंडिपेंडेंट जांच करा लो। मैंने तो इसलिए किया था कि ये जरूरी था नियमानुसार। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका जयपुर कर देंगे। उसके बाद उन्होंने खुद के पास लगा लिया। 2.5 साल तक उनके साथ, 2.5 3 साल तक उनके साथ रहा, गहलोत साहब के साथ।
उसके बाद में गहलोत साहब का वहां पे मैं जोधपुर ले गए, मेरे को तो जोधपुर इनका रिटर्निंग ऑफिसर था, इनका सर्टिफिकेट दिया एमएलए का, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने लगा लिया खुद के पास, 5 साल उनके पास रहा। तो 2 मुख्यमंत्रियों के साथ 8 साल रहा। तो मैं इस दुनिया को सारी को समझता हूं, जानता हूं, देख भी लिए, ऊपर से भी नीचे से भी। गरीबी से उठ करके टॉप लेवल तक पहुंच गया हूं, और मुख्यमंत्रियों के साथ में प्लेन में यात्रा करता था, हेलीकॉप्टर में उनके साथ बैठ के आता जाता था, बातचीत। तो आप समझ सकते हो मुख्यमंत्री के साथ काम करने वाला आदमी किस लेवल का होगा। तो आप लोगों को मैं आकर के बता रहा हूं, इस तरह से कोई भी आदमी इस लेवल का आगे कोई ज्ञान नहीं देगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। मैं इतना टाइम इसलिए निकाल रहा हूं कि मेरे पास खूब टाइम है। मैं सबको ये कहता हूं मेरे पास टाइम बहुत है, वो इसलिए है कि मैं मैनेज करना जानता हूं टाइम को। आपके पास भी टाइम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जो चीजें सबसे जरूरी हैं वो सब लोगों को, सब जीवों को बराबर दी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इंसान को सबको एक समान 24 घंटे दिए हैं, 1 सेकंड का भी अंतर नहीं रखा 2 के बीच में।